गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मयूर डिजिटल चैनल पर, जहां हम बात कर रहे थे एमीन वाले चैप्टर की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एमीनो के भौतिक गुण की। आज बात करते हैं एमीनो के रासायनिक गुण। एमीनो के रासायनिक गुण। एमीनो के रासायनिक गुण। तो देखो, एमीनो के रासायनिक गुणों में सबसे पहले पढ़ते हम सारीय गुण या सारीय प्रकृति। सारीय गुण या सारीय प्रकृति। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसमें सारीय गुण या सारीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन की बात करते हैं। अभिक्रिया कौन सी है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हो कि एमीनो में सारे गुण पाया जाता है। तो देखो, ये अपने पास RnH2 है। ये आपके यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सार के समान। अगर इसकी क्रिया करवाता हूं मैं खनिज लवण या अम्ल के साथ, HCl के साथ, तो देखो यहाँ पर अपने यौगिक क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके RnH3 प्लस डॉट Cl माइनस। ये बन गया आपके एक लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। तो देखो, जैसे सार की क्रिया में अम्ल से करवा रहा हूं तो एक लवण बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमीन जो है वो सारी गुण दर्शा रहा है। भाई, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है नॉर्मली कि कोई भी अम्ल जो होता है वो सार से क्रिया करके लवण बनाता है या एक उदासीन अभिक्रिया दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे एमीन की क्रिया अम्ल के साथ करवाई तो ये लवण बना रहा है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि एमीन में कौन सा गुण पाया जाता है? सारीय गुण। ठीक है। इसको अगर वापस हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर तो आपके एल्किल क्लोराइड बन जाता है और अमोनिया बाहर चली जाती है जब हम इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो देखो, ये अपने अभिक्रिया होगी। इसी अभिक्रिया से तो ये पता चल गया कि भाई एमीन जो होते हैं उनमें सारे गुण पाया जाता है। तो इस अभिक्रिया को बाद में लिखेंगे, हम पहले इन सारे गुणों को समझते हैं। तो नंबर 1, एमीन जो होते हैं वो तो लुईस सार होते हैं। पहला, एमीन लुईस सार होते हैं। एमीन लुईस सार होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसका देखो सीधा मीनिंग क्या है। भाई, एमीन जितने भी होते हैं, चाहे 1 डिग्री एमीन हो आपके, चाहे आपके 2 डिग्री एमीन हो, और चाहे अपने पास क्या हो 3 डिग्री एमीन हो, तीनों ही एमीनों में नाइट्रोजन पर क्या होता है? एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या कह सकते हैं लोन पेयर उपस्थित है। और लुईस के अनुसार जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता पाई जाती है वो सारे क्या होते हैं? सार होते हैं। और अभी हमने रिएक्शन देखी थी, वापस देख लेते हैं। जैसे HCl के साथ इनकी क्रिया करवा देते हैं HBr और HI के साथ। तो उस कंडीशन में देखो होगा क्या। यहां पर देखो HCl, HBr, HI को अगर आप तोड़ते हो तो ये किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। तो देखो, अब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस H प्लस को दे देता है। तो जैसे नाइट्रोजन H प्लस को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो ये बन जाता है अमोनियम। अब इस पर प्लस है, प्लस के साथ ये रिनाइन जो है वो आपके आकर्षण गुण बना लेगा, तो ये लवण बन गया। इसी प्रकार इसमें देख लो, यही सेम प्रोसेस, HBr को तोड़ोगे तो H प्लस और निर्मित H प्लस जो है उस H प्लस को ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देके क्या बना लेगा? अमोनियम बना लेगा। तो ये बन जाएगा आपके, जिस पर आकर कौन जुड़ सकता है? इस पर आके आपके जुड़ जाएगा हेलोजन परमाणु, तो ये लवण बन गया। सेम यही प्रोसेस यहां पर है। यहां पर देखो HI को तोड़ोगे तो H प्लस बनेगा और निर्मित H प्लस को ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, तो ये आपके अमोनियम लवण या धनाइन बन जाएगा, जिस पर रिनाइन जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर एमीन लुईस सार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एमीनों में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, अतः नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। इस वजह से ये लुईस के अनुसार क्या होते हैं? सार होते हैं। तो देखो, ये लाइन लिख देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं। लुईस सार होते हैं क्योंकि एमीनों में नाइट्रोजन पर लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आप एस से विभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हो, उपस्थित होता है।
होता है। अतः अतः ये लुईस के अनुसार सार होते हैं। जिनकी अभिक्रिया निम्न है, जिनकी रिएक्शन निम्न है। तो आपको यह साबित करना है कि एमीन में सारे गुण पाया जाता है, उसकी अभिक्रिया लिखो। तो आप ये तीनों अभिक्रिया लिख देना। और कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप कैसे कह सकते हो कि एमीन लुईस सार होते हैं, समझाइए। तो आपको ये लिखना है एमीन लुईस सार होते हैं, क्योंकि एमीनों में क्या होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर यानी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अतः ये लुईस के अनुसार क्या होते हैं, सार होते हैं। क्लियर। तो ये अपने लुईस के अनुसार सारे गुण। अब देखो इसी सारे गुण को, ये जो सारे गुण है बच्चों, सारे गुण को हम किसकी सहायता से समझा सकते हैं, सारे गुण समानुपाती होता है आपके केबी के, जबकि व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके पी केबी के। तो यहां पर सबसे पहले हम केबी और पी केबी की बात करते हैं। तो जिसके लिए केबी का मान ज्यादा होगा उसका सारे गुण ज्यादा होगा, और जिसके लिए पी केबी का मान कम होगा उसका भी सारे गुण ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर हम पहले केबी निकालते हैं। तो ये जैसे देखो अपने पास RnH2 है, इस RnH2 की क्रिया करवा देता हूं मैं जल के साथ, HOH के साथ। तो अपने पास ये बन जाएगा RnH3, इस पर प्लस का चिन्ह, और ये आ गया अपने OH माइनस का चिन्ह। तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने 11th क्लास में साम्य अवस्था स्थिरांक पढ़ा था। साम्य अवस्था स्थिरांक जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है अपने K इज इक्वल उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। तो देखो इसी अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक उत्पाद दिए उनको इस सूत्र के अंदर रखते थे। तो देखो उत्पाद की जगह अपने K इज इक्वल उत्पाद में क्या जाएगा, RnH3 प्लस ये अमोनियम लवण आ जाएगा, और इधर आपके एक आ जाएगा OH माइनस। सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल जो होता है उसको कहते हैं बच्चों सांद्रता, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, इन दोनों का गुणनफल। और अभिकारक में अपने पास क्या है, RnH2 और एक आपके H2। आप सबको पता है जल जो होता है वो तो जल की खुद की सांद्रता कभी भी बदलती नहीं। तो देखो अपने को सबको पता है कि भाई जल जो होता है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हमेशा क्या होता है, इकाई एक होता है, यानी इसकी सांद्रता खुद की बदलती नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के H2O की सांद्रता वो इधर ले आते हैं, इज इक्वल यहां पर हम ले लेते हैं आपके RnH3, इस पर ये प्लस का चिन्ह और ये OH माइनस, और बट्टे में रह जाएगा आपके RnH2। अब देखो यहां पर जल जो है वो यहां पर H प्लस और OH माइनस दे रहा है। यहां पर देखो OH माइनस आ गया, KH2O के बराबर OH है, जिसमें OH जितने ज्यादा देगा उसकी सारकता उतनी ज्यादा होगी। यहां पर कुल मिलाकर जल को हम क्या मान लेते हैं, सार मान लेते हैं, यानी सार की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको मैं के भी लिख सकता हूं, H2O के स्थान पर भी लिख देता हूं। तो ये अपना सूत्र बन गया, KB इज इक्वल RnH3 पर प्लस का चिन्ह, OH पर माइनस का चिन्ह, और बट्टे में आपके आ गया RnH2। भाई ये तो आपको पहले से छोटी कक्षाओं से पता है कि जिस सार में जितने ज्यादा OH देने की क्षमता होती है वो उतना ही प्रबल सार होता है। और देखो KB के बराबर में OH है, मतलब जिसके लिए KB का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल सार ही होगा। और एक PK भी लिख देते हैं। यहाँ KB क्या होता है, ये होता है आपके सारकता, सारक या ये कह सकते हैं सारकता वियोजन स्थिरांक, सारकता या सार वियोजन स्थिरांक, सार वियोजन स्थिरांक। ठीक है। तो देखो हमने लिखा क्या है, सारे गुण समानुपाती केबी। तो जिसके लिए केबी का मान ज्यादा होगा उसमें OH देने की क्षमता ज्यादा, इसका मतलब उसका सारे गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा इसी में देखो यहां हमने लिखा है पीकेबी के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
तो देखो पीके भी बराबर क्या होता है, ये पीके भी बराबर होता है आपके माइनस लॉग के बी। जो के बी का ऋणात्मक लघु गुणक होता है उसको कहते हैं बच्चों पीके बी। और पीके बी जो होता है वो होता है प्रति सार वियोजन स्थिरांक, एनटी, प्रति सार वियोजन स्थिरांक। तो पीकेबी जो होता है केबी का व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब पीकेबी का मान जितना कम होगा सारकता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसी पदार्थ के लिए पीकेबी के मान का कम होना अधिक सारकता को दर्शाता है। तो मैं ये लिख देता हूं, देखो नोट करके, जिन एमीन के लिए केबी का मान अधिक अथवा पीकेबी का मान कम होता है वे अधिक सारी होते हैं, वे अधिक सारी होते हैं। क्लियर। तो ये अपना था सारे गुण, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एमीनों के सारे गुण में हमने पढ़ा कि एमीन जो होते हैं वो लुईस सार होते हैं। क्यों होते हैं भाई, हमने 11th क्लास में लुईस अवधारणा पढ़ी थी। और लुईस का सीधा मानना क्या है, कोई भी ऐसा अणु, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता होती है वो सारे लुईस के अनुसार सार होते हैं। और देखो एमीन जो होते हैं, एमीनों में नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। और इस एकांक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का तात्पर्य ये होगा कि ये किसी भी धनावेशित आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, किसी भी लुईस अम्ल को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अतः ये क्या होता है, लुईस सार होता है। अभिक्रियाओं से समझना है तो देखो ये हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एमीन लिए, इनकी क्रिया करवा रहा हूं मैं खनिज लवण या कह सकते हैं HCl, HBr, HI के साथ। तो देखो यहाँ पर ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और लवण बना रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि एमीन में सारे गुण पाया जाता है। सारे गुण को निकालने के लिए आपको अगर मान लो कोई 2-3 कंपाउंड दिए हुए और उनके केबी के मान दिए हुए और आपको पता करना अधिक सारे कौन है, तो जिसके लिए केबी का मान ज्यादा होगा उसकी सारकता या सारे गुण भी क्या होगी, अधिक होगा। कारण क्योंकि सारे गुण और केबी क्या होते हैं, समानुपाती। क्यों होते हैं, देखो ये अपने पास 1 डिग्री अमीन की क्रिया जल से करवाई, ये आपके एक तो बन गया अमोनियम और एक बन गया OH माइनस। ये अपने साम्यावस्था स्थिरांक का सूत्र है, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। हमने मान रख दिया, देखो H2O की सांद्रता में परिवर्तन इकाई होता है, तो इसको हम इधर लेके आ गए, जिसको हमने केबी मान लिया। इस सूत्र से ये पता चल रहा है कि जिसके लिए OH का मान ज्यादा होगा उसके लिए केबी का मान ज्यादा, यानी जिसके लिए केबी का मान अधिक उसका सारे गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मोस्टली आपको केबी का मान कम दिया होता है, पीकेबी का मान ज्यादा दिया होता है। तो देखो पीकेबी और केबी में संबंध क्या है, पीकेबी आपके माइनस लॉग केबी होता है। जैसे देखो पीएच क्या होता है, H प्लस आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक होता है, वैसे ही जो आपके केबी का मान होता है उसका ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है, पीकेबी। तो प्रतिसारक वियोजन स्थिरांक या प्रतिसार वियोजन स्थिरांक। तो जिन एमिनों के लिए केबी का मान, यहां पर एक शब्द है बच्चों आपके अधिक, केबी का मान अधिक अथवा पीकेबी का मान कम होता है, वे उतने ही अधिक सारी होते हैं। ये था आपके सारी गुण। देखो अब सारकता के अलग अलग यौगिकों में सारकता का क्रम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम एलिफेटिक एमीन जिन्हें आप क्या कह सकते हो, एल्किल एमीन बनाम अमोनिया वर्सेस अमोनिया की और एल्किल एमीन के सारकता की या सारे गुणों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, समझना पहले आप, RNH2 ये 1 डिग्री एमीन है, R2NH 2 डिग्री एमीन है और R3N ये आपके 3 डिग्री एमीन है। और ये देखो अमोनिया है। अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और इन एमिनों में भी देखो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखो लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन यहां पर भी दे सकता है,
नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर भी दे सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म इन तीनों में दे सकता है। लेकिन देखो नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए। और आपको पता है जिस प्रकार CH का प्रेरणिक प्रभाव नगण्य होता है वैसे NH का प्रेरणिक प्रभाव भी नगण्य होता है। या ये बोल दो कि हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव नेग्लेक्ट या नेग्लिजम होता है, नगण्य। या आपके यानी इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने या धक्का देने की दोनों की प्रवृत्ति कम होती है। मतलब ना तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है और ना ही नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाता है। यानी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म देने का जो गुण है वो जितनी क्षमता नाइट्रोजन की उतनी ही रहेगी। इस पर जुड़े हुए समूह इसको ना तो बढ़ाते ना ही घटाते। लेकिन देखो एमिनो में देखते हैं इसी चीज को, अगर इसी चीज को हम एमिनो में देखें तो एमिनो में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन पर 1 डिग्री एमीन में एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पहले 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन है, इनका प्रेरणिक प्रभाव तो क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। लेकिन देखो एल्किल समूह में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति इस नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा हो गई। मतलब अमोनिया से 1 डिग्री एमीन जो है इसका सारे गुण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखो 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। ये 2 डिग्री एमीन में देखो नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, 2 तो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव तो क्या होता है, नेग्लिजम होता है, नेग्लेक्ट होता है। लेकिन एल्किल समूह देखो दोनों ही अपने से दूर भेजेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन पर देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व में दोनों तरफ से वृद्धि होगी, दोनों तरफ से वृद्धि होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने का जो गुण है वो और ज्यादा बढ़ गया। किससे, अमोनिया से और 1 डिग्री दोनों से ही बढ़ गया। इसका मतलब अमोनिया से 1 डिग्री ज्यादा एमीन हुआ, अपने सारे हुआ 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन से अधिक सारे कौन हुआ, 2 डिग्री एमीन। अब देखो इसके बाद 3 डिग्री एमीन देखते हैं। तो 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर क्या होता है, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। क्या होता है, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, यानी तीनों तरफ से प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगता है, जिससे ये नाइट्रोजन पर देखो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसमें अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कुल मिलाकर एलिफेटिक एमीन यानी एल्किल एमीन और अमोनिया में सारे गुण की तुलना करें तो आपको सीधा क्या लिखना है कि अमोनिया की तुलना में एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, इनका सारे गुण सदैव ज्यादा होता है। या इसको ऐसे बोल दो, अमोनिया की तुलना में एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन के केबी का मान हमेशा अधिक होता है, अर्थात पीकेबी का मान हमेशा कम होता है। अब क्यों होता है अधिक और क्यों होता है कम, केबी ज्यादा क्यों होता है और पीकेबी कम क्यों होता है, तो उसका कारण सुनो। एमिनो में नाइट्रोजन पर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। अतः नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, जिससे सारे गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपने नॉर्मली जनरली ये क्वेश्चन है कि अमोनिया और एल्किल एमीन में किसका सारे गुण अधिक होता है और क्यों, तो सीधा उत्तर होगा अमोनिया से एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन का सारे गुण हर हमेशा अधिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता बढ़ने से सारकता या सारे गुण अर्थात केबी का मान बढ़ता है अथवा पीकेबी का मान घटता है। क्लियर, देखो मैं लिख देता हूं, इसी चीज को हम लिख लेते हैं। तो एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन बनाम अमोनिया, तो इसमें हम लिख देते हैं अमोनिया की तुलना में, अमोनिया बोले तो NH3 की तुलना में एलिफेटिक एमीन, पोस्ट में लिख दो चाहे आप एल्किल एमीन का सार्य गुण जिसको आप चाहो तो सारकता बोल सकते हो, सारे गुण या
सारकता, या आप चाहो तो बोल सकते हो केबी का मान सदैव अधिक होता है, क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण प्लस आई प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगता है, जिससे लगता है जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने का गुण भी बढ़ जाता है। ये हो गया आपके अमोनिया से एल्किल एमीन ज्यादा सारी होते हैं, या अमोनिया से केपी का मान अधिक होता है इनका एल्किल एमीन का, उसका कारण पूछे तो आपको ये लिखना है। अब इन्हीं में देखो बात करते हैं अलग अलग एमीनों में, तो इसी को आगे देखते हैं। तो देखो सारकता का क्रम देखते हैं, सारकता का क्रम, ये तो सारकता का कारण लिखा था, अब इनका क्रम देखते हैं। तो देखो सारकता का क्रम हम अलग अलग माध्यम में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ते हैं गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम या गैसीय प्रावस्था, गैसीय माध्यम या गैसीय प्रावस्था। तो बच्चों देखो गैसीय माध्यम या गैसीय प्रावस्था अर्थात इनकी भौतिक अवस्था को हम गैस कंसीडर करें तब की बात करें, तो गैस में आपको पता कण दूर दूर होते हैं, और जब कण दूर दूर है तो उनके बीच में अन्य प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, केवल एक प्रेरणिक प्रभाव लगता है, बाकी कोई प्रभाव लगता नहीं है। तो देखो गैसीय माध्यम में इनका क्रम क्या होगा, अमोनिया से आपके 1 डिग्री एमीन का सारे गुण ज्यादा होगा, अमोनिया से किसका होगा 1 डिग्री एमीन का सारे गुण ज्यादा, और 1 डिग्री एमीन से ज्यादा किसका होगा 2 डिग्री एमीन का, और 2 डिग्री एमीन से ज्यादा किसका होगा 3 डिग्री एमीन का। कारण अभी जस्ट पहले हमने चर्चा की, वही है कारण कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो नाइट्रोजन पर प्रेरणिक प्रभाव अधिक बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। वापस कारण लिख देता हूं, नाइट्रोजन पर एल्किल समूह आर ग्रुप, एल्किल समूह आर ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। अतः नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे सारकता या सार्य गुण, जिसको आप चाहो तो या केबी का मान बढ़ता है, अथवा पीकेबी का मान घटता है, अथवा पीकेबी का मान घटता है। यह आपका होगा, यह क्रम गैसीय माध्यम में लागू होगा बच्चों, ये जलीय माध्यम में लागू नहीं होगा। और उसका कारण क्या है, गैसीय माध्यम में केवल प्रेरणिक प्रभाव ही काम आता है, प्रेरणिक प्रभाव ही कार्य करता है, अन्य कोई भी जलयोजन एंथैल्पी या अन्य प्रकार की कोई बाधा काम में नहीं आती। क्लियर। इसी को देखो सारकता के क्रम को देखते हैं जलीय माध्यम में। नंबर 2 लेते हैं जलीय माध्यम या जलीय प्रावस्था। जलीय माध्यम
या जलीय प्रावस्था, द्रव प्रावस्था भी बोल सकते हो आप। तो देखो जलीय माध्यम में अब क्या होता है, यहां पर आपके जो ये सारकता है, केबी का मान जो है, इस सारकता या केबी के मान को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या बढ़ जाएगी। यहां पर देखो प्रेरणिक प्रभाव तो लगेगा ही लगेगा, प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा भी काम आएगी, त्रिविम बाधा। और त्रिविम बाधा के अलावा एक आप कह सकते हो जलयोजन एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी, या आप ये कह सकते हो विलायकोजन एंथैल्पी, विलायकोजन एंथैल्पी। ये दोनों काम जो होंगे, ये तीन गुण है, ये प्रभावित करेंगे। जबकि गैसीय माध्यम में केवल प्रेरणिक प्रभाव लग रहा था, परंतु जलीय माध्यम में प्रेरणिक प्रभाव, त्रिविम बाधा और जलयोजन एंथैल्पी। देखो प्रेरणिक प्रभाव तो क्या है, आपके जो कार्बन है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ जो भी समूह है, इस समूह के द्वारा लगने वाला प्रभाव है। और त्रिविम बाधा से मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ पर या परमाणु पर कोई जब आक्रमणकारी समूह आक्रमण करता है, तो उसके आक्रमण की क्रिया में उस पर लगने वाला उस पर जुड़े हुए समूह जो है, जैसे यहां पर देखो ये अपने H+ का योग करवाता हूं मैं इस पर लोन पे लेने के लिए। तो जब ये H+ योग करता है, तो इस H+ को इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के दौरान इस नाइट्रोजन पर ये जुड़े हुए समूह जो है, इनके द्वारा इसके आक्रमण को सरल बना रहे हैं या इसके आक्रमण को कठिन बना रहे हैं। तो इस पर ये जुड़े हुए समूह जो है, आकर्षण या प्रतिकर्षण के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस प्रभाव को कहते हैं त्रिविम बाधा। और फिर आता है बच्चों देखो जलयोजन एंथैल्पी। तो जलयोजन, जलयोजन का मतलब क्या होता है, जल में घोलने की क्रिया। तो देखो ये जैसे अपने RNH2 है, इसको देखो जल में घोलते हैं, तो ये HOH, ये अपने पास, ये देखो 1 डिग्री अमीन में देखना, फिर 2 डिग्री अमीन देखो, एक ये R2N, ये H, इसका जलयोजन करते हैं हम। और एक 3 डिग्री देखो, यह इसका जलयोजन करते हैं। तो देखो कुल मिलाकर आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पर 1 डिग्री अमीन जो है, इसका जलयोजन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री का जलयोजन क्या हो रहा है, कम। तो ये तीन मुख्य रूप से कारक है जो आपके सारकता, सारे गुण या केबी को प्रभावित करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या है, नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ समूह जो है, इसके द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजने या खींचने के द्वारा उत्पन्न प्रभाव। त्रिविम बाधा, नाइट्रोजन पर जो तीन समूह जुड़े हुए, वो आक्रमणकारी समूह पर जो इफेक्ट उत्पन्न करेंगे। और जलयोजन, जल में घुलने की क्रिया में, तो आपको पता है जो जल में जितना ज्यादा घुलेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। और जो जितना ज्यादा स्थायी होगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी कम हो जाएगी, और जिसका स्थायित्व तो कम होगा वो ज्यादा त्यागेगा। तो यहां पर इनके आधार पर हम बात करते हैं। तो ये तीन कारक है आपके जो सारकता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन ये लिख देता हूं कि जलीय माध्यम में सारीय गुण या सारकता को प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ, जलीय माध्यम में एमिनो का सारीय गुण, एमिनो का सारीय गुण प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ, प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ त्रिविम बाधा एवं जलयोजन एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी पर भी निर्भर करता है। तो ये तीन कारक लगते हैं आपके। कैसे लगते हैं मैंने बता दिया आपको। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव एल्किल समूह के आकार के आधार पर अलग अलग होता है, तो उनकी त्रिविम बाधा भी अलग अलग होती है और जलयोजन भी अलग अलग। तो आपके जो आर समूह है उनको उपस्थिति के आधार पर क्रम होगा। तो नंबर 1 लेते हैं, जब मेथिल समूह यानी CH3 समूह उपस्थित हो तो सारकता का क्रम, तो सारकता का क्रम
यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बौद्धिक क्वेश्चनों में आते हैं, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब मेथिल समूह उपस्थित हो तो सारकता का क्रम क्या होगा? तो यहां पर देखो, अपने अमोनिया से तो हमेशा इनका ज्यादा होगा, चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो। ठीक है, अमोनिया से ज्यादा होता है इसमें ट्राइमेथिलेमीन, जो आपके ये आपके मेथिलेमीन, मेथिलेमीन से ज्यादा होता है आपके ट्राइमेथिलेमीन, और इससे ज्यादा होता है आपके डाइमेथिलेमीन। ये अपने पास देखो, अमोनिया ये मैंने लिखा है आपके बढ़ता क्रम, ट्राइमेथिलेमीन और ये आपके डाइमेथिलेमीन, बढ़ता क्रम है, ये सारकता का बढ़ता क्रम। सारकता का बढ़ता क्रम याद रखने के लिए आप अमोनिया 132 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अमोनिया 132, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। और घटता क्रम लिखना चाहे इसी का तो ये लिख सकते हो आप CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, फिर आ जाएगा CH3 का होल ट्राइस N, एक आ जाएगा आपके CH3NH2 और एक आ जाएगा अमोनिया। यह आपके घटता क्रम है 231। क्या जाएगा? 231। अब देखो इसका कारण समझना आप, इसमें क्या करना है आपको, इधर देखो इस क्रम का, इसमें देखो नॉर्मली अपने ऑब्जेक्शन कहाँ आया भाई, हमने जो गैसीय माध्यम पढ़ा है, गैसीय माध्यम में अमोनिया से 1 डिग्री आ जाता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री आ जाता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री का जाता है। लेकिन यहां देखो परिवर्तन क्या आया, यहां आपके ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, यानी ये 3 डिग्री जो गैसीय माध्यम में यहां था वो बीच में आ गया। तो 1 मिनट के लिए मैं 3 डिग्री को भूल जाऊं